सबसे पहला सवाल उठता है कि यूपीएससी के सिलेबस में ये इथिक्स, ये इंटीग्रिटी और ये एप्टीट्यूड क्यों? इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पर मैं हिंदी में वीडियो का एक सीरीज लेकर के आया हूँ, जो विशेष रूप से हमारे हिंदी भाषी भाई बहनों के लिए है। हिंदी भाषा वालों के लिए एक बड़ी कठिन चुनौती है कि यूपीएससी के सिलेबस में जब जब परिवर्तन हुआ है तब तब उसका पहला खामियाजा हिंदी मीडियम के छात्रों को उठाना पड़ा है। लेकिन ज्यों ज्यों धीरे धीरे सिलेबस पुराना हो जाता है, फिर हिंदी मीडियम के छात्र बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं और फिर इसी बीच नई परिस्थितियों के अनुसार से तब्दीली हो जाती है। हिंदी माध्यम के छात्रों को कठिनाई यह होती है कि जो नए परिवर्तन होते हैं वो मुख्य रूप से अंग्रेजी के आधार पर होते हैं। उसमें हिंदी माध्यम के छात्रों को मटेरियल, अप्रोच, टीचर देर से मिल पाता है। ये उसकी मुख्य समस्या है। उनकी इस समस्या के समाधान के लिए मैं इस पेपर को लेकर आए हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि यूपीएससी में सबसे पहले सीसेट 2011 में जोड़ा गया था और 2013 में यह पेपर जोड़ा गया। इस पेपर को जोड़ने के बाद हिंदी मीडियम के छात्रों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या हुई कि एक तो सबसे पहले इससे संबंधित किताब अवेलेबल नहीं है। अगर किताब अवेलेबल हैं भी तो उसमें किसी दूसरे विषय, मोरल फिलॉसफी इत्यादि के विषय वस्तु को या उसके मैटर को काट करके यहाँ रख दिया गया है। और तीसरी बात, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, 2022 का प्रश्न उठाइए, 2022 में कुल 12 प्रश्न है, तो 5 प्रश्न ग्रुप ए में और बाकी 7 प्रश्न ग्रुप बी में है। ग्रुप बी के जितने भी प्रश्न हैं, 7 प्रश्न, वो सभी केस स्टडीज़ पर आधारित हैं। और जब ग्रुप ए में देखेंगे 1 से 5 तक के प्रश्न में, तो उसमें भी जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें केवल सिद्धांत के आधार पर, केवल किताबी अध्ययन के आधार पर आप उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। मैं हद से हद तक कोशिश कर रहा हूं कि अपने हिंदी भाषी भाइयों और बहनों के लिए मैं कुछ बेहतर कर सकूं। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल उठता है कि यूपीएससी के सिलेबस में ये इथिक्स, ये इंटीग्रिटी और ये एप्टीट्यूड क्यों? इथिक्स को अगर हम साधारण भाषा में कहें तो इथिक्स क्या है? मानवीय व्यवहार में उचित और अनुचित के अध्ययन, मानवीय व्यवहार में उचित और अनुचित विश्वासों और मान्यताओं का अध्ययन। क्या सही है, क्या गलत है। इंटीग्रिटी को ईमानदारी नहीं कह सकते हैं आप। इंटीग्रिटी ईमानदारी से कहीं अधिक है। इंटीग्रिटी उसे कहते हैं कि जब व्यक्ति ईमानदार भी हो और उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करता हो, तो इंटीग्रिटी हो गया। और एप्टीट्यूड जानते हैं कि वो कौशल होता है, किसी भी समस्या को समाधान करने का जो आपके अंदर निहित जो एक कौशल है, उस कौशल को एप्टीट्यूड कहते हैं। तो आखिर सिविल सर्विसेज में ये क्यों? देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि ये किस परिस्थिति में जोड़ा गया था। ये 2013 में जोड़ा गया था। आप 2013 के पहले के कालखंड को देखें। अगर भारत के प्रशासन और राजनीति पर आपकी नज़र होगी तो आपको पता होगा कि एक बड़े पैमाने पर लोकपाल विधेयक के लिए एक आंदोलन चले थे। दूसरा, कई जगह से ये सुझाव आ रहे थे कि प्रशासन में जिस प्रकार के नैतिक आदर्श की हम कल्पना करते हैं उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभाव है। तीसरी बात कि जो नए पदाधिकारी चुन करके आते हैं वह समस्याओं को सामना करने में किस हद तक सक्षम हैं, वो समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति उनकी किस प्रकार की अप्रोच हों, उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, यानी ऐसे व्यक्ति चुन करके आएँ जिनमें नैतिकता हो, जिनकी इंटीग्रिटी, जिनकी सत्यनिष्ठा उच्च कोटि की हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कौशल हो, ऐसे लोगों के चयन हो। और ऐसे लोगों का चयन के लिए ज़रूरी है कि चयन प्रक्रिया में इन विषयों को शामिल किया जाना, इसलिए यूपीएससी में इन विषयों को शामिल किया गया। अगर यूपीएससी से पूछें कि आप इस पेपर को शामिल करने के बाद आप क्या जानना चाहते हैं, किस बात का परीक्षण करना चाहते हैं, तो उसका जवाब स्वयं यूपीएससी ही देता है कि हम इंटीग्रिटी से संबंधित मुद्दों में जो पदाधिकारियों को हम चयन करने जा रहे हैं उनकी मनोदृष्टि कैसी है, उनका एटीट्यूड कैसा है और उनका दृष्टिकोण कैसा है, यानी उच्च सत्यनिष्ठा के व्यक्ति का चयन उसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है कि वो सार्वजनिक जीवन में किस हद तक ईमानदारी बरतते हैं। हम देखे हैं हाल के वर्षों में और विश्व स्तर पर और ख़ासतौर पर हमारे भारत में कि सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी का अंग्रेजी होता है ऑनेस्टी, लेकिन यहाँ पर
प्रोबिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो ईमानदारी से थोड़ा बढ़ करके है। जब हम पूरा विश्लेषण करेंगे तो उसका अध्ययन करेंगे ये। और तीसरा बात कि जब एक पदाधिकारी काम करते हैं तो समाज में उनके द्वारा कई सारे प्रश्नों को, कई सारे चैलेंजों को समाधान करना पड़ता है, तो उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है, समस्या के समाधान करने की जो उनकी क्षमता है, उस क्षमता की भी जांच करना यूपीएससी का काम है। इसलिए इस सिलेबस को रखा गया है। अगर मोटे तौर पर हम देखें, इसकी अगर व्याख्या करें तो कोई भी संस्था, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य की लोक सेवा आयोग हो, और चाहे विदेशों में अपने अपने देशों की जो संस्थाएं हैं, उनका उद्देश्य होता है कि ऐसे व्यक्तियों का चयन करें जो परीक्षा में शामिल होने वाले व्यक्तियों में से, उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ हो। तो यूपीएससी की क्या अपेक्षा है? यूपीएससी की अपेक्षा है कि ऐसा व्यक्ति का चयन हो जो ज्ञानी तो हो, बुद्धिमान भी हो। यानी ज्ञानी होना और बुद्धिमान होना दो अलग अलग चीजें हैं, आगे हम देखेंगे। दूसरा, जो उच्च नैतिकता और उच्च आदर्शों का व्यक्ति हो। तीसरा, जिसकी सत्यनिष्ठा शक से परे हो, जिसमें जिम्मेदारी लेने का साहस और क्षमता हो, जिसका दृष्टिकोण निष्पक्ष हो, जिसमें समस्या निवारण की उत्कृष्ट कला हो, जिसमें जन सेवा के प्रति समर्पण की भावना हो, जो समाज के कमजोर व्यक्तियों के प्रति सहिष्णुता, सहानुभूति और करुणा रखता हो, और जो संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य इत्यादि को न केवल रटा हुआ हो बल्कि उनका पालन करता हो और आम लोगों से उसका पालन करने की क्षमता रखता हो। ऐसे व्यक्ति के चयन में यूपीएससी को ये जो जीएस का टॉपिक नंबर 4 है वो मदद करता है, इसलिए उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। जब हम इनके सिलेबस को देखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि यही बातें हैं। अब देखिए यूपीएससी की परीक्षा योजना क्या है। यूपीएससी की परीक्षा योजना आप जानते हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विसेज परीक्षा के 2 भाग हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा है, एक मुख्य परीक्षा है। मुख्य परीक्षा के 2 भाग हैं, एक लिखित है और एक व्यक्तित्व परीक्षण, जिसको हम लोग आम भाषा में इंटरव्यू कहते हैं। तो प्री परीक्षा से आपके वस्तुनिष्ठता यानी बहुत सारे विषयों पर आपके ज्ञान की जांच होती है, वो है प्री परीक्षा। प्री परीक्षा में ही आपके एप्टीट्यूड की भी जांच हो जाती है, आपके विश्लेषण के समझ की भी जांच की जाती है, जिसके लिए सीसैट इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आते हैं मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में अब आइए, जो रिटन एग्जामिनेशन है, जनरल स्टडीज 1, 2 एंड 3, इन सब में आपके ज्ञान, आपके उस विषय वस्तु, जैसे भारत का संविधान है तो संविधान में आपके ज्ञान और उसकी समझ पर आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आज ऑप्शनल सब्जेक्ट पर आते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में उस विषय, जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर भूगोल है तो भूगोल पर आपके ज्ञान की क्या गहराई है यह पूछे जाते हैं। लेकिन सीसैट के माध्यम से यह जाना जाता है कि पदाधिकारी के लिए जो आवश्यक गुण होने चाहिए। आप जान लीजिए यूपीएससी के द्वारा जो है हायर ब्यूरोक्रेसी का चयन होता है, उच्च नौकरशाही का चयन होता है। तो उच्च नौकरशाही में उच्च गुण होने चाहिए, और उच्च गुण आप में है कि नहीं है, यानी आप में ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी OLQ है या नहीं है, इस बात का परीक्षण किया जाता है और आपको केस स्टडी दिए जाते हैं। यानी इसमें जो सिलेबस में जो बातें दी हुई हैं वो सीधे आपसे नहीं पूछ लिए जाते हैं कि आप इथिक्स को परिभाषित करें। हालांकि यूपीपीसीएस में भी इस सिलेबस को हूबहू इंट्रोड्यूस किया गया है और वहाँ वह प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मोरालिटी। लेकिन यूपीएससी में हम ऐसे प्रश्न की अपेक्षा नहीं करते हैं और नहीं पूछे गए हैं। तो अब आते हैं, इसकी तुलना आप अगर IIT से कीजिए और नीट से कीजिए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि IIT में क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आप कितना अधिक ज्ञान रखते हैं और उसको कितना एक समयबद्ध योजना में, समयबद्ध तरीके से कितना जल्दी उसको पूरा कर लेते हैं, वो है IIT का एग्जामिनेशन। नीट का एग्जामिनेशन क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपकी कितनी ज्ञान है, वहाँ आप ज्ञानी बनाए, आपके ज्ञान की जांच होती है। लेकिन यूपीएससी में ज्ञान, बुद्धिमत्ता, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सार्वजनिक सेवा के प्रति आपका समर्पण, लोगों के, कमजोर वर्गों के प्रति आपकी सहिष्णुता, करुणा, इन सब बातों की भी जांच होती है और इसमें यूपीएससी सफल हो रहा है। तो हिंदी माध्यम के छात्र भी इसमें बेहतर प्रदर्शन कर सकें, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ।
इसके सिलेबस का डिजाइन देखिए तो आपको इस बात में समझ में आ जाएगी कि इसके सिलेबस में 8 टॉपिक हैं। ये 8 टॉपिक में सबसे पहला है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस, यानी मानव नैतिकता और मानव का अंतराफल इंटरफेस। विस्तृत विवरण तो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, लेकिन इंटरफेस यह जान लें। इंटरफेस कहते हैं क्या कि दो अलग स्वतंत्र, एक दूसरे से अलग स्वभाव की जो सिस्टम है, प्रणाली एक दूसरे से मेल खाती हैं, तो उसे इंटरफेस कहते हैं। जैसे कि लैपटॉप है और आपके हाथ में कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के माध्यम से आप लैपटॉप से यानी उसके अंदर के सॉफ्टवेयर से जो इंटरेक्शन करते हैं, तो ये जो आपका कीबोर्ड क्या हो गया, वो इंटरफेस है। तो उसी प्रकार से इथिक्स नैतिकता और मानव एक दूसरे से कहाँ पर किस प्रकार से उन दोनों के बीच में एक सतह बनती है, एक माध्यम आता है जिसके माध्यम से नैतिकता और मानव का संपर्क होता है, उन चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें यह भी देखा जाता है कि मानव के कार्यों में नैतिकता के क्या सार हैं, उसके क्या कंपोनेंट हैं, क्या अवयव हैं, उसके क्या परिणाम हैं। आपको मालूम है कि आप देखते होंगे सलमान खान के टी शर्ट पर लिखा हुआ होता है बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन बीइंग नहीं, बीइंग ह्यूमन। इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन में अंतर है। इसका हम आगे विस्तृत विवरण जानेंगे, लेकिन यहाँ यह आप जान लीजिए, आपकी रोचकता के लिए बता दें, मात्र आदमी होना, मात्र इंसान होना ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग एक प्रजाति है, जैसे बाकी और गाय, भैंस, बकरा ये सब प्रजाति हैं, उसी तरह से ह्यूमन बीइंग है। लेकिन बीइंग ह्यूमन, ऐसा मनुष्य जिसमें नैतिकता हो, ऐसा मनुष्य जिसमें सत्यनिष्ठा हो, ऐसा मनुष्य जिसको में अच्छे और बुरे की समझ हो। तो ह्यूमन के कार्य, यानी यहाँ पर ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन में अंतर किया गया है, आगे देखेंगे। दूसरा है मनोदृष्टि। जब भी आपके सामने में कोई काम आता है, तो उस काम को देखते के साथ आपके मन में क्या नज़रिया होता है? क्या टाल दें, या सामने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप लोक प्रशासक हैं और आपके पास कोई गरीब दुखिया एक आवेदन लेके आते हैं। गरीब दुखिया को, आपको लगता होगा कि वो गरीब दुखिया कमज़ोर लाचार आम जन है, लेकिन वो गरीब दुखिया एक नागरिक के रूप में आपका एनालिसिस करते हैं, और जब वो लौट करके जाएगी दुखिया अपने गांव, और गांव में जब उसके अड़ोसी पड़ोसी पूछेंगे कि आप गए थे साहब से मिलने के लिए, तो साहब का आपके प्रति कैसा व्यवहार था, तो अपनी भाषा में कहेगी कि गए तो हमारे तरफ ताके ही नहीं, आवेदन दिए तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, कह रहे थे लड़के क्या करोगी। यानी अगर आप पदलोक सेवक के रूप में उनके प्रति आप सही तरीके से पेश नहीं आए, आपके आवेदन लेने का तरीका, उनके समस्या को सुनने का तरीका, उनके समाधान का जो तौर तरीका है वह बेहतरीन नहीं होगा, वह उत्तम नहीं होगा, तो वो जो गरीब आम जनता आपके पास आएगी, वो जाके कहेगी कि उनका एटीट्यूड अच्छा नहीं था। एटीट्यूड शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन एटीट्यूड की परिभाषा वो जरूर दे देगी। आगे है कि सिविल सेवा के लिए कौशल, योग्यता और मूलभूत मूल्य, यानी सिविल सेवा में आप हैं तो आपके में क्या क्या कौशल होने चाहिए और क्या क्या सिविल सेवक के मूल्य होना चाहिए, उसका ये टॉपिक है। उसके बाद है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अभी मैंने कहा था आपको कि मात्र ज्ञान होना ज्ञानी है, इंटेलिजेंस है, लेकिन आपको यहाँ पर भावनात्मक रूप से भी चतुर होना होगा, बौद्धिक होना होगा। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो है ये आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इन सब के बीच में हमारे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे ऐसे थिंकर हुए हैं जिन्होंने इथिक्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। एल्बर्ट कैमस जो 1957 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य के क्षेत्र में, इन्होंने कहा है कि बिना नैतिकता वाला आदमी इस दुनिया पर थोपा गया एक जंगली जानवर है। दूसरा, पॉटर स्टीवर्ट, ये यूएसए के जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में सुनिए, पहले अंग्रेजी में सुनिए। इथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव द राइट टू डू एंड व्हाट इज राइट टू डू। यहाँ राइट शब्द का 2 बार इस्तेमाल हुआ है। एक राइट का अर्थ है अधिकार और एक राइट का अर्थ है उचित। हिंदी में देखिए, आपको क्या करने का अधिकार है और आपको क्या करना उचित है के बीच अंतर को जानना
नैतिकता है। यानी नैतिकता यह बताती है कि आपको क्या क्या करने का अधिकार है और आपका क्या करना उचित रहेगा। थोड़ी देर के लिए आप आईपीएस हैं, आपके पास गोली चलाने का अधिकार, देने का आदेश का अधिकार है, तो क्या आप 24 घंटे गोली चलाते रहेंगे? क्या नागरिक थोड़ी सी उग्र हो जाएगी, अपनी समस्या को लेकर के आपसे मिलने आएगी, आप धरना प्रदर्शन करके क्या गोली चला देंगे? गोली चलाने का आपको अधिकार है, लेकिन गोली चलाना उचित होगा या नहीं होगा इसका ज्ञान तो आपको होना चाहिए। यह ज्ञान आपको नैतिकता ही बताएगी। आगे देखते हैं, लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता, उसी से मिला जुला बात है। और अंत में है 7वां है प्रोबिटी इन गवर्नेंस, सच्चाई ईमानदारी शासन में कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये इनका बात है। और 8वां टॉपिक है केस स्टडीज। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न का इस तरह से डिजाइन किया गया सिलेबस का कि एक नैतिक योग्य व्यक्ति चुन करके आए, और मैं इसी में आपकी मदद करना चाहता हूँ। कैसे मदद करूँगा? आप पहले प्रश्न को देखिए। ये प्रश्न 2022 का ही है। इसमें कहा गया है कि बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और किसका अनदेखा किया जाए। आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको बहुत सारे लोग कहते होंगे कि बेटा क्या करना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बीच में अंतर जान लो। सभी लोग यही कहेंगे, लेकिन इस अंतर को जानना ही तो बुद्धिमत्ता है। तो यही कहता है, इसमें सवाल ये पूछे गए कि बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन के लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय का उपहास है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए केवल 150 शब्दों में। ये प्रश्न ही अपने आप में 30 शब्दों से अधिक है और इसका उत्तर आपको केवल 150 शब्दों में देना है और गागर में सागर भरना है। गागर में सागर भरना है तो इस प्रश्न का उत्तर आपको किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर दिल्ली मुंबई में बैठे हुए कोई बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े विद्वान भी नहीं दे पाएंगे। इसका उत्तर वही दे पाएगा जो इस विषय वस्तु का ज्ञान भी रखता हो और जिन्हें प्रशासन का व्यवहारिक अनुभव हो। मैं पिछले 18 साल से सरकार की सेवाओं में हूं, इसलिए मैं अपने अनुभव और पीछे इस विषय पर अपनी गहरी रुचि और अध्ययन के आधार पर आपको खास तौर पे हिंदी मीडियम के छात्रों को कुछ मदद करना चाहता हूं। इस प्रश्न को देखिए। इस प्रश्न में यह कहता है कि बुद्धिमत्ता इसको कहते हैं कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। आजकल कुछ पदाधिकारियों में इस तरह के अवगुण आ गए हैं कि वो परिधि के क्षेत्रों में, यानी ऐसे क्षेत्रों में जो गैर जरूरी है, गैर जरूरी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और प्रशासन का जो मूल कार्य है, सेवा उपलब्ध कराना, कल्याण करना, विकास काम करना, उसमें वह भागीदारी नहीं होते हैं। तो यह जो है कुल मिलाकर के उनका यह अप्रोच जो है वह सुशासन की लक्ष्य की प्राप्ति, सुशासन का लक्ष्य जो है उसकी प्राप्ति में न्याय का मजाक है। इसका उत्तर देना है और आपको विश्लेषणात्मक देना है, और इसके विश्लेषणात्मक उत्तर की क्षमता के लिए आपको हमारा वीडियो देखते रहना पड़ेगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। बौद्धिक दक्षता और नैतिकता गुणों के अलावे सहानुभूति और करुणा कुछ अन्य महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हैं। यानी अगर आप में सहानुभूति नहीं है, आप में अगर करुणा नहीं है, लोगों के दुख को देख करके आप दुखी नहीं होते हैं, तो आप यह समझिए कि आप में एक लोक प्रशासक के गुण नहीं हैं। इसलिए इस विषय को जीएस पेपर 4 को पढ़ने के क्रम में न केवल आप अपने ज्ञान का विकास करें, बल्कि आपके नैतिकता में भी कुछ अगर कमी रह जाती है तो उस कमी को पूरा करें, ताकि भविष्य में आप एक बेहतर लोक सेवक साबित हो सके। तो अगर आप में ये हैं, तो इसलिए सिविल सेवक जो हैं निर्णायक मामलों को सुलझाने अथवा महत्वपूर्ण लेने में अधिक सक्षम हो सकते हैं अगर उनमें ये करुणा इत्यादि के गुण हों। इसका भी कहा गया है 150 शब्दों में उदाहरण के साथ। आप उदाहरण कहाँ से लाएंगे? आप एक बात गौर कीजिए। एक तो सबसे पहली बात, अखबार में छपी हुई बातें उदाहरण नहीं दे सकते हैं। जो पदाधिकारी अभी कार्यरत हैं उन पदाधिकारी का उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है
कि जो पब्लिक डोमेन में अच्छी तरीके से हो, आपकी बातों का उत्तर भी हो जाए और किसी को उससे आहत भी नहीं हो, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम वहाँ न रख दें कि जो विवादित हो जाए। तो हम उदाहरण के साथ इन सब बातों को आपको आगे बताएंगे। फिर से उसी बात पे आते हैं कि जब इस टॉपिक को देखते हैं और ये प्रश्न को देखते हैं तो मन में यह सवाल उठता है कि इस विषय को पढ़ाएगा कौन? क्या एक स्कॉलर, एक विद्वान, एक किताबी कीड़ा? जवाब है नहीं। तो क्या एक प्रशासक जो केवल प्रशासन करता है? मेरे ख्याल से वह भी नहीं। इस विषय को वही व्यक्ति बेहतर तरीके से पढ़ा सकता है, नंबर एक शर्त कि उसमें खुद में नैतिकता, सत्यनिष्ठा जैसे आदर्श हों, इस विषय वस्तु पर उसकी पकड़ हो और उसके पास प्रशासन का अनुभव हो। मैं अपने नैतिक होने का तो दावा नहीं कर सकता हूँ, यह तो मैं नैतिक हूँ या नहीं नैतिक हूँ ये तो समाज के हाथ में है देखना, सरकार के हाथ में है, लेकिन इस विषय वस्तु पर मेरी अच्छी पकड़ है। और दूसरे, मैं बताया कि मैं 18 साल से राज्य की सेवाओं में हूँ और कई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर काम किया हूँ और कर रहा हूँ, जिससे मुझे इस प्रकार के विषय वस्तु पर उदाहरण देने में अपने जो ज्ञान को और भी इन्हेंस करने में, मजबूत करने में मदद मिलती है। तो इसी दृष्टिकोण से मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर के आया। तो इन सब विषय पर आपकी जानकारी के लिए मैं वीडियो की सीरीज़ लेकर के आया हूँ। अपने बारे में काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, मेरे पहले भी इसमें काफ़ी वीडियो हैं। तो हमारे इस विषय पर जो आपके नैतिकता, सत्यनिष्ठा और कौशल विषय जो है जनरल स्टडीज़ पेपर 4, हमारे ये इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आने वाले समय में अगला वीडियो में हम इसके सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद बारी बारी से सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं उनके कंसेप्ट, यानी उसकी जो अवधारणा है, जो संकल्पना है उसकी, यानी किताबी ज्ञान, उसके व्यवहारिक उदाहरण और उससे अगर कोई केस स्टडी बनता है तो उसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम जब विषय वस्तु पर आपकी ज्ञान थोड़ी गहरी हो जाएगी तब हम क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, क्योंकि अभी अगर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आप बोर हो जाइएगा। आपके आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस, यद्यपि वीडियो के माध्यम से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कराना संभव नहीं है, फिर भी मैं कुछ मॉडल आंसर रखूँगा आपके सामने में, तो उससे आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि होगी। और फिर इन सब के बाद मेरा इस विषय पर एक पुस्तक लेखन, बुक राइटिंग का काम भी चल रहा है। मैं एक पुस्तक भी प्रकाशित करूँगा जो हमारे हिंदी मीडियम के भाई बहनों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो देखते रहिए हमारा वीडियो। और इस विषय पर आप अगर IAS बनना चाहते हैं, UPSC कंप्लीट करना चाहते हैं, अधिक अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो वीडियो को देखें। अपना फीडबैक भी हमें लिखें। हमें इस बात का नहीं है कि आप हमें सब्सक्राइब करें और अच्छा होगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही, आपको ज्ञान प्राप्ति करना है, इसके लिए आप गरजमंद होंगे, मुझे गरजमंद नहीं होना है। लेकिन अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो वह बात मुझे बताएं, और वीडियो में कुछ कमी रह जाती है, ज्ञान में कुछ कमी रहती है, किसी विषय पर आपको अधिक जानकारी चाहते हैं तो भी आप हमें बताएं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।